नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना से पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। लोग पहले इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि गांव चले जाते हैं, वहां पर हमारी जान बच जाएगी, लेकिन अब कोरोना वायरस की नजर गांवों को भी लग चुकी है। उन गांवों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जहां पर कोई मेडिकल की सुविधा बेहतर नहीं कही जा सकती है। यहां पर न सिर्फ वायरस से लड़ना है, बल्कि संसाधनों की कमी से भी एक जंग सरकार को लड़नी ही होगी। मतलब सीधी सी बात है कि गांवों में अगर कोरोना ने अपने पैर पसारने बंद नहीं किए तो संकट बहुत ही गहरा होता जाएगा। शायद इसका अंदाजा भी सरकार को हो चुका है, तभी अब एम्बुलेंस के पहिए गांवों की गलियों में घूमें, उससे ज्यादा भरोसा अब चेतक टीम पर किया जाने वाला है, ताकि समय रहते मेडिकल सहायता गांवों की राहों तक पहुंच सके। लेकिन सवाल यही कि क्या इतनी तैयारी काफी होने वाली है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से गांव में बहुत बड़ी आबादी रहती है। आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गांवों के हिसाब से किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और क्या सरकार की हर तैयारी गांव तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो कोरोना ने गांवों में हाहाकार मचाया हुआ है। गांव की एक रिपोर्ट हम आपको यहां पर बता देते हैं कि बागपत के ढिकौली गांव में कोरोना ने परिवार को उजाड़ दिया। आगरा जिले के 3 गांवों में भी कोरोना का तांडव नजर आ रहा है। लगातार यहां पर लोगों के घर सूने होते जा रहे हैं और ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप समझ जाएं कि कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है। पिछले 15 दिनों में 38 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हुई है और लगातार गांवों में कोरोना अब अपने पैर पसार रहा। यूपी के तमाम गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आगरा समेत कानपुर में भी कोरोना का साया है। आगरा के बमरौली कटारा में 25 की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। आपको यह भी बताएं कि आगरा के 3 गांवों में भी कोरोना का तांडव लगातार जारी है। आगरा के बमरौली कटारा में 25 की कोरोना से मौत हुई है और साथ ही एतमादपुर में भी 15 दिनों में 13 लोगों की मौत हुई है। साथ ही ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 72 से ज्यादा गांवों में हाहाकार लगातार मचा हुआ है। दुजाना में एक हफ्ते में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तमाम आंकड़े जब निकलकर सामने आते हैं तो इससे निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या गांवों में अब लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि पूरी तरह से गांव में भी अब कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। दुजाना में एक हफ्ते में 19 लोग काल के गाल में समा गए हैं। ये वही गांव हैं जिन गांवों में जाकर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। जब प्रवासी किसी शहर से जाता था तो वो ये सोचता था कि मैं अपने गांव में जाकर सुरक्षित रहूंगा, शहर में रहूंगा तो क्या पता मेरी जान चली जाए। लेकिन जब गांव में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं उसके बाद से अब लोग डरे हुए हैं। आपको कानपुर की तस्वीर हम यहां पर बता रहे हैं, जहां पर कानपुर की टर्रा में एक महीने में 25 बुजुर्गों की मौत हुई है, जो सच में डरा देने वाला आंकड़ा है। आजमगढ़ के भी कई गांवों में मौत का तांडव लगातार देखा जा रहा है। यहां पर भी कई गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और गांव-गांव से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर से गांवों में हाहाकार की स्थिति लगातार बनी हुई है। जिन गांवों में लोग सुरक्षित थे वहां पर लोग अब डरे हुए हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आपको एक बार पहले मैं उनसे यहां पर रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और साथ ही शैलेंद्र दुबे होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। मुजफ्फर खान प्रवक्ता सपा के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर अनिल बंसल फॉर्मर प्रेसिडेंट डीएमए हैं। तो आप सभी का हम यहां पर स्वागत करेंगे और थोड़ी देर में जब हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गांवों के स्तर पर यहां पर तैयारी की जा सकती है। शैलेंद्र दुबे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अनिल बंसल फॉर्मर प्रेसिडेंट डीएमए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर बंसल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहां पर समझने की जरूरत सबसे ज्यादा यही है कि गांवों में प्रवासी जाकर अपने आप को पहले सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब गांवों में भी धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसार रहा। तमाम गांवों के आंकड़े हम लगातार ग्राफिक्स की मदद से यहां पर दिखा रहे हैं लोगों को, ताकि वो समझ जाएं कि गांव में किस तरह की भयावह स्थिति बनने वाली है। आपको क्या लगता है गांवों में किस तरह की अब तैयारी करने की जरूरत है? क्योंकि गांव में जो सरकारी अस्पताल है वो भी बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। किस तरह की तैयारी की यहां पर जरूरत है? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि गांव के अंदर पहले लोग दूर दूर रहते थे तो हमें लगता था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनको नहीं हुआ। लेकिन अब देखा गया कि जो जुलूसों में, रैलियों में या बड़े बड़े फंक्शनों में गांव से लोग आ रहे थे, जब अपने गांव में वापस गए हैं तो अपने साथ वायरस लेके चले गए हैं और वो वायरस वहाँ तेजी से फैल रहा है। और वहाँ पर क्या है कि टेस्टिंग है उनकी, टेस्टिंग नहीं होगी तो पता भी नहीं लग रहा किसी को। छोटे छोटे कस्बों के अंदर डॉक्टर भी नहीं है क्वालिफाइड, तो जो मर्जी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जिससे उनकी डेथ भी हो रही है और उसमें मतलब काफी नुकसान हो रहा है। तो गांव के अंदर ये हालत खराब होनी है, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट जो शहरों में है फिर भी काफी हद तक सुधरा हुआ है। गाँव में तो कोई सर्विसेज ही नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई एक्सरे होते ही नहीं है। अगर कोई सीरियस हुआ तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जो दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अगर गांव में फैल गया तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होगी।
इसके अंदर मतलब लोगों की जान को बचाना काफी एक बड़ा काम होगा। जी, तो गांव के लोगों के लिए आपकी यहाँ पर सलाह क्या है कि उनको किस तरह से तैयार रहना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि गांव के लोग अभी भी लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं। उनको ये होता है कि चलिए मामूली सी खांसी हो रही है, मामूली से जुकाम हो रहा है, और जब उनके फेफड़े बहुत ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं तब वो अस्पताल की तरफ जाते हैं। तो गाँव के लोगों को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए अगर उनको किसी भी तरह की समस्या होती है? देखिए, ये जो वायरस है 90% घर में आराम करने से ठीक हो जाता है। गांव के लोगों को हम ये कहेंगे कि अगर किसी को भी सिम्टम्स हैं खांसी जुकाम बुखार के, इस पैंडेमिक के टाइम पर ये समझिए कि शायद ये कोविड ही होगा, या जो लोग बाहर से आए हैं अगर उनको ऐसी चीज हो रही है तो वो कोविड लेके आए हुए हैं, तो उनको आइसोलेशन में रखा जाए 14-15 दिन तक, और जिससे कि औरों में ना फैले वो। और उनको जो भी कोई अगर बीमारी है खांसी जुकाम बुखार की, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल दे दिया, खांसी है तो कोई एंटीबायोटिक दे दी, लिक्विड का ज्यादा प्रयोग किया, आराम करें, भागे नहीं, लोगों से मिले नहीं। अगर पॉसिबल हो तो ऑक्सीजन मेजरिंग का जो ऑक्सीमीटर है वो अगर आ जाएंगे तो उस ऑक्सीमीटर से आप जो है उनकी ऑक्सीजन चेक कर लें, और अगर ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रही है तो उनको अपने कस्बे में या दूर जाके अस्पताल के पास अपने को दिखाना चाहिए। जी, और साथ ही यहाँ पर एक जो बड़ा सवाल ये भी है कि लोगों को वहाँ पर पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है कि ऑक्सीमीटर क्या है, साथ ही वो तापमान मापने के लिए भी उनके पास ठीक से सुविधाएं नहीं होती हैं। तो क्या जो वहाँ पर जो मामूली डॉक्टर्स होते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या आप गाँव में देखी गई कि झोला छाप डॉक्टरों ने भी कई लोगों की जान ले ली, क्या झोला छाप डॉक्टर के पास ऐसी परिस्थिति में जाना सुरक्षित है, या उनको किसी MBBS डॉक्टर या किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? देखिए, ये बीमारी जो है अगर इसमें दवाइयाँ ठीक से ना दी जाए या ओवर मेडिकेशन कर दिया जाए तो व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। झोला छाप डॉक्टर जगह जगह बैठे हुए हैं और वो झड़ने से स्टीरॉइड देते हैं। उनका जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि कोई भी मरीज आए बुखार का, स्टीरॉइड दे दो, क्योंकि उससे स्टीरॉइड से आर्टिफिशियल सेंस ऑफ वेलबींग होती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे आराम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टीरॉइड जो है उसकी अगर हम लगातार देंगे तो हमारी बॉडी में जो दूसरे वायरस हैं, जैसे ब्लैक फंगस आ गया या कोई और जो वायरस पड़े हुए वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए उनके पास जाके इलाज कराना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम यह है कि क्वालिफाइड डॉक्टर वहां पर है नहीं, जिसकी वजह से मजबूरी में जाना पड़ रहा है। सरकार को क्वालिफाइड डॉक्टरों को इंफ्रास्ट्रक्चर बना के गाँव में भेजना चाहिए, नहीं तो गाँव के लोगों का हाल ऐसा ही रहेगा और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा और उनको बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी से शैलेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। शैलेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, जिन गांवों को लेकर हम पूरी तरह से निश्चिंत थे, पूरा देश ये मान रहा था कि अगर कोई अपने गांव पहुंच गया है, वहां पर आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, लोग एक दूसरे के संपर्क में सीधे तौर पर नहीं आते हैं, वहां पर जान बच जाएगी। लेकिन अब वहां पर कोरोना ने सबसे बड़ा अपना घातक स्वरूप दिखाना शुरू किया है कि 10-10 दिनों के अंदर कई गांवों से ऐसी तस्वीर आ रही है कि 20-20 मौतें हो जा रही हैं। वहां पर मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। तो अब सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि शहर से ज्यादा संकट अब गांवों में भी मंडराने लगा है? देखिए आलोक जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही वाजिब है जी, और इस तरह की जो आशंकाएं, अगर मैं आपको प्रारंभ में लेके जाना चाहूँ तो इस दौर में केंद्र सरकार के द्वारा जो पैन इंडिया लॉकडाउन लगाने से जो है बचा गया, क्योंकि क्या था कि मैं 2020 की बात करूँ, 2020 में तमाम प्रदेश की सरकारों का ये सुझाव था कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, इसके राइट जो है हमें दिए जाएं। एज पर दी जो है जितने भी संक्रमण की जो स्थितियां हैं अलग अलग राज्यों में, उसके हिसाब से उनको अधिकार हो कि जहां पर संक्रमण ज्यादा है तो वो लॉकडाउन लगाएं, नहीं है तो ना लगाएं। तो उसी तरह से उन सब सुझावों को ध्यान में रखकर जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस बारी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया और ये सुझाव भी दिया गया कि पैन इंडिया जो लॉकडाउन वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं सबसे जो पहली बात आती है वो व्यक्ति का सिविक सेंस जो है ना, वो चूंकि 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, तो अपने को हमने मैक्सिमम जो सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, ये बेसिक जो 3 चीजें हैं इनका पालन करना है। और कुछ एक राज्य सरकारों ने बड़ी जल्दबाजी में जो लॉकडाउन लगाने की जो कोशिश की, उसका नतीजा क्या हुआ कि जो डर की वजह से जो हमारे देश में अगर मैं देखूं तो कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर लोग रोजगार के लिए पलायन के तौर पर जो है जाते हैं। तो मजदूर वर्ग और जो तमाम जो है जो हमारे दैनिक जो कामगार वर्ग के लोग हैं, उनको ये लगा कि कहीं पहले पूर्व वर्ग जैसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए, तो उन्होंने आनंद फानंद में जो पलायन करना चालू कर दिया। और जिस बात का डर था कि यदि हम मेट्रो सिटीज की बात करें जहां पर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपेरिजन टू रूरल एरिया
ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर ये लोग जो है संक्रमित लोग किसी न किसी तरह से अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो जहां पर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है इन कंपेरिजन टू मेट्रो सिटीज के, तो वहां ये स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, और जिसका ये परिणाम अभी शैलेंद्र जी, यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती अब आपके सामने ये है कि एक पूरे ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे गांव होते हैं, तहसील के अंदर उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आपको नहीं लगता है कि आपको ब्लॉक के स्तर पर अब तैयारी करने की जरूरत है, तहसील स्तर पर भी नहीं, क्योंकि जिला स्तर तो एक बड़ी इकाई हो गई, ब्लॉक के स्तर पर आपको वहां पर कोविड को पूरी तरह से डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की सख्त जरूरत है इस समय, भले ही वो अस्थायी हो, कुछ समय के लिए हो, लेकिन अब ब्लॉक स्तर पर आपको अस्पताल देने ही चाहिए। एग्जैक्टली, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूपी गवर्नमेंट का, मैं फंक्शनिंग का एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँ, तो उन्होंने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, जो 3T फॉर्मूला है, उसको बहुत ही वर्कफुल पे इम्प्लीमेंट करने की जो है लगातार उनका प्रयास है कि सबसे पहले तो ट्रेसिंग की जाए जो भी रूरल एरियाज हैं। तो उन्होंने तमाम वॉलंटियर जो है सोशल सोसाइटीज के हो गए या सरकार के लोग हो गए, सबका जो है एक कॉम्बिनेशन बना के, और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों तक कन्वे करके पहुंचा जाए, ट्रेस किया जाए कि हाँ किस गाँव में या किस ब्लॉक में कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, जिसको तुरंत टेस्टिंग के लिए फिर सेकेंड स्टेप पे लाया जाए, और यदि टेस्टिंग के बाद उसको होम आइसोलेशन में रखना है या उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो क्रमबद्ध तरीके से उसको व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। तो इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है, और यही मेरी तमाम जो अन्य राज्य सरकार हैं उनसे भी यही अपील है, जो 3T फॉर्मूला है उसकी तरफ ही पूरी तरह जो फोकस होकर उस पर फंक्शनिंग करने की आवश्यकता है। ये समय एक दूसरे को कोसने का नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा प्रांत नहीं है, मैं बड़े प्रांतों की बात करूं, 18 से 20 जो बड़े प्रांत हैं, हर प्रांत में संक्रमण का रेट अच्छा खासा है। तो इस समय एक अच्छी पोटेंसी के साथ में, एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ में ट्रेसिंग की आवश्यकता है, और ट्रेसिंग के बाद टेस्टिंग की आवश्यकता है। टेस्टिंग के बाद हमारे सामने एक पोजीशन क्लियर हो जाती है कि हमें उसको होम आइसोलेशन में रखना है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, या और फर्दर क्या अरेंजमेंट उसके लिए इनपुट डालना है। और इसी क्रम में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो अभी 2-3 दिन पहले जो सबसे ज्यादा संक्रमित जिले थे पूरे देश के अंदर, 54 जिले थे, उनके जिलाधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया, वो यही था, वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा था कि उनके द्वारा इनपुट्स लेना कि आपके पूरे जनपद में पूरी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या इनपुट्स हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मैकेनिज्म क्या है, क्या मोडस ऑपरेंडी आप जो फॉलो कर रहे हैं, उसको जानने के बाद जो है फिर केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, तमाम जो उन कंसर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ में रेगुलर जो है पीएम का कंसल्टेशन हो। तो ये सारे प्रयास उसी दिशा में है कि जल्दी से जल्दी उस चीज को हमें काबू में करना है, जिससे कि हम संक्रमण पे जो है एक बहुत ही प्रभावी आप रोक लगा सकें। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से। चंद्रमोहन जी, आपको क्या लगता है, सरकार जो तैयारी कर रही है वो पर्याप्त है, या आपको ये लग रहा है अब कि तैयारी बहुत पहले तो की जानी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना आज का तो नहीं है ना, 1 साल का पूरा वक्त दिया गया था, गांवों में जिस स्तर की तैयारी होनी चाहिए थी, क्या आप उसको देख पा रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी भी सरकार ने तैयारी करनी शुरू की है और ये कब तक पूरी हो जाएगी ये अभी कोई नहीं जानता है? देखिए आलोक जी, आज मैं शैलेंद्र जी की कुछ बातों से सहमत हूं कि जो बातें शैलेंद्र जी ने करी, अगर उनकी नीति और नियत स्पष्टता के साथ इस काम में रहे जैसा वो कह रहे हैं, अगर वो शैलेंद्र दुबे जी के वचन और प्रवचन है तो शायद मैं उनको अच्छा मानता हूं, लेकिन वो वचन और प्रवचन अगर भाजपा और भाजपा की सरकार के है तो मैं उनको सलूट भी करूंगा, अगर वो यथार्थ के अंदर प्रैक्टिकल में आ जाए। क्योंकि देखिए मैटर बहुत तू मैं का हो गया है और गलती ना गलती निकालने का भी हो गया, लेकिन आज वक्त है इस बात को समेट के आगे बढ़ने का, क्योंकि जिस चीज के लिए हमने कई बार बैठे और मेरी हर डिबेट में कई वीडियो में मैंने हर बार यही कहा कि हमें जो कोरोना है वो गांव देहात तक ना पहुंचे, और पहुंच गया तो उसका हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और अगर वो फैला तो उसके अंदर हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि ये मौतें किस चीज से हो रही है, किससे नहीं हो रही है, और ये आज प्रैक्टिकल में दिखा भी है। क्योंकि अगर महानगर निगम के अगर डाटे को चेक करोगे तो वहां अगर डेटा देखो तो वहां 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ लाख की एवरेज आ रही है, और वैसे महानगर का डाटा जो कोरोना का था वो 4000 5000 का रेशो आता है। तो कहीं ना कहीं एक गलती है, और जब तक लोगों के अंदर कोरोना के प्रति डर नहीं रहेगा, डर ना होने से वो बाहर निकलेंगे खुले के अंदर और सावधानियां नहीं बरतेंगे, तो ये महामारी पे कंट्रोल करना बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए हम सबका दायित्व है। और बहुत हो चुका अब तू मैं शासन प्रशासन की ताकत
भाजपा सरकार के पास है, क्योंकि जिस लेवल में सेंटर में वो है और स्टेट के अंदर है, और ज्यादातर स्टेट के अंदर हिंदुस्तान में भाजपा की सरकारें हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आज सबसे बड़ी मांग देश की वैक्सीनेशन की है, वो वैक्सीनेशन की कमी बहुत ज्यादा है। ये सब तैयारी हमें पहले करनी चाहिए थी, समय काफी गुजर चुका है, लेकिन आगे जान और माल ना जाए उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक तो नेशनल डिफेक्टर जो था डिजास्टर, उसके एक्ट के कारण स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं तैयारी नहीं करी, और कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने तैयारी करी नहीं तो उन्होंने अपने रेवेन्यू का हवाला दे दिया, चाहे कोई भी स्टेट हो। मतलब मैं अभी उस तूतू में नहीं आना चाहता हूं, बिल्कुल। लेकिन अब उससे अलग अगर आप चले, आज जैसे हम सुनते हैं कि स्टूपिन है, फाइजर है, या और जितनी भी वैक्सीन आ रही है, उसको बहुत फास्ट वे में सेंटर को अपनी नीति के तहत मंगवाना चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के स्टेट के थ्रू हर जगह को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सेंटर जो है वो हर जगह नहीं पहुंच सकता, उसको पहुंचने के लिए स्टेट पे आना पड़ेगा, और स्टेट को मेडिकल एक्यूज के पर आना पड़ेगा, जहां सीएमओ होंगे, वो जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, चीफ सेक्रेटरीज होंगे, एसडीएम होंगे, पुलिस होगी, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत है, उसके बाद फिर ब्लॉक्स हैं, हर लेवल पे हमारे को पहुंचना पड़ेगा, तब जाके हम वैक्सीनेशन वहां दे पाएंगे, क्योंकि आने वाली जो लहर है वो बिना वैक्सीनेशन से सेफ नहीं हो पाएगी। और मैं फिर हाथ से शेंदु भाई आपके थ्रू एक भारत का नागरिक होने के नाते, विपक्ष का जरूर हूं लेकिन मैं भारत के नागरिक आपसे बात कर रहा हूं, देखिए अपनी नीति और नियत की स्पष्टता बातों से छोड़ दीजिए। अब बातों में आपके नारे रोज बहुत निकलते हैं, अभी कल भी प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिखाया है, बहुत ज्यादा नारे नहीं चाहिए, अब प्रैक्टिकल और धरातल पे आपका काम चाहिए, क्योंकि जान माल जो जारी है वो आपकी भी और हमारी सबकी जारी है, और हिंदुस्तानी की जारी है। इसके लिए हमें जहां हमारा से होगा हम आपके साथ होंगे, हर व्यक्ति आपके साथ है, क्योंकि इस त्रासदी से लड़ने के लिए हमें सबको साथ लड़ना होगा। कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है, गांव-गांव तक आपके कार्यकर्ता हैं, आपके पास किस तरह का फीडबैक आया है कि गांव में क्या तैयारियां पूरी हैं सरकार की, या बहुत ज्यादा कमियां अभी भी हैं और उनको जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है? क्योंकि अगर आप इसका विश्लेषण कर पाएंगे तो शैलेंद्र जी इस बात की गंभीरता को यहां पर जरूर समझ पाएंगे कि अब शहरों से ज्यादा संकट गांवों में है, क्योंकि वहां की जनता अशिक्षित भी है, जल्दी से वो कोरोना वायरस को जानलेवा मानने को अभी भी तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो सामान्य बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम तो हमको होती रहती है, हम लोग इसको झेल जाएंगे। इस तरह की मानसिकता गांव में आज भी है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर एक बार सरकार इस चीज को समझ पाए कि गांवों में हमको जागरूकता अभियान ज्यादा चलाने की जरूरत है शहरों की अपेक्षा, आपके पास इस चीज को लेकर क्या फीडबैक है चंद्रमोहन जी? देखिए, इसके सबसे बड़ा फीडबैक हमारी जो राहुल गांधी जी और अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो सब दलीय बैठक में लेकर बात निर्णय किया है कि कांग्रेस जो है वैक्सीन खरीदेगी और वैक्सीन खरीद के गांव देहात और हर कस्बे के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेगी। वही जज्बा आज सेंटर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत इजी स्लोट में जाना चाहिए। अगर हम गांव देहात में जाएंगे और कॉस्ट की तरफ लेके चलेंगे उसको, तो कॉस्ट में आप सोचो बहुत सारे लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहीं कॉस्ट वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। जो कॉस्ट आज की डेट में जो हालात हैं देश के, वो हर किसी के पास एक्सपेंस नहीं है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो पास करनी पड़ेगी। उसके अंदर हमारे को पार्टी के वर्करों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साथ जो और वर्कर है, सोशल वर्कर, एनजीओ को इन्वॉल्व करना चाहिए, डिस्पेंसरीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी आपने ग्राम पंचायत चुनाव करवाया है, उसके अंदर बहुत कुछ हुआ है, तो ग्राम पंचायत चुनावों के थ्रू, क्योंकि अगर इसका कहीं रेट फिक्स होता है गांव जातों में, तो मेरा मानना है काले बाजारी बढ़ेगी। अगर काला बाजारी रोकनी है तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना चाहिए, बहुत सही, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी तो काला बाजारी नहीं होगी। आज आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अगर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वैक्सीन फ्री जा रही है और वहां पर अगर कुछ मात्रा में, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, मैं अपना एक विचार दे रहा हूं, वहां मान लीजिए 500 की तादाद के अंदर वैक्सीन गई और उस 500 की तादाद लगा दिया, कहीं कम लगा दिया, और वो वैक्सीन बाहर जाके 400 में बेच दी किसी ने, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसको 400 का रेट मिल रहा है। लेकिन अगर वही रेट उसे मिलना बंद हो जाएगा और फ्री कॉस्ट हो जाएगी, तो वो सेवा से उसको लगाएगा। और आज देश के अंदर वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा सेफ्टी कवच जो है वो वैक्सीन है, उसके बाद हमारी सबकी बातें आएंगी, उसके बाद हमारी सबकी जरूरत आएगी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन है, उसकी कॉस्ट खत्म करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अच्छा इनका अनुभव रहा है। इस समय अस्पताल प्रबंधन में किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, शहरों में अस्पताल का एक अच्छा खासा ढांचा होता है, लेकिन गांवों में अगर आप देखेंगे तो सरकारी अस्पताल बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ है। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक गांव की दूरी कई बार उस अस्पताल से 20-20 किलोमीटर दूर होती है, एम्बुलेंस वहां पर उपलब्ध नहीं होती है, लोग सही समय पर जा
नहीं सकते हैं, रास्ते खराब हैं, तो सरकार को किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है, किस दूरी को कम से कम घटाया जाए कि गांवों के नजदीक डॉक्टरों को लेकर जाया जाए, इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि कोरोना तो फैल चुका है और पेंडेमिक कितना फैला हुआ, 3-4 लाख केसेस रोज आ रहे हैं। वैक्सीन जो है फ्यूचर में हमें बचाव करेगी, इमीडिएटली कोई बचाव नहीं करेगी। और 2 वैक्सीन की डोज 4 महीने 5 महीने लगेंगे, तो उस 5 महीने तक लोगों को बीमारी होती रहेगी, कहीं डेथ होंगी, कहीं कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो आज जरूरत जो है वैक्सीनेशन करना चाहिए, लेकिन सारा जोर वैक्सीनेशन में ना लगा के जो मरीज आ रहे हैं, जिनको कोरोना हो गया है, जिनको बीमारी है, उनका अरेंजमेंट किया जाए। गाँव में दूर दराज में जहाँ अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, वहाँ इमीडिएट एम्बुलेंस भेजी जाए, कुछ डॉक्टर्स को वहाँ भेजा जाए और वहाँ उनकी चेकिंग करके, स्क्रीनिंग करके, जो सिंपल मरीज हैं जो घर में रह सकते हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए बताया जाए, और जिनको वाकई अस्पताल में जरूरत है, जिनकी ऑप्शन कम हो गई, उनको इमीडिएटली बड़े शहर में अस्पताल में लाके ट्रांसफर किया जाए, वहाँ पर उनका पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे दिल्ली के अस्पतालों में जब इकट्ठे मरीज आए तो सारे अस्पताल भर गए। गांव के आसपास भी अस्पताल अगर कम है तो जब ऐसे मरीज बढ़ेंगे वो अस्पताल पूरे फुल हो जाएंगे, ना वहाँ बेड मिलेंगे, ना दवाइयाँ मिलेंगी, और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी वहाँ भी हो जाए। तो आज गवर्नमेंट का मेन चीज होना चाहिए कि किसी तरह से ये बीमारी जिन लोगों को हुई है उनको प्रॉपर इलाज मिले, उनको कोई बेवकूफ ना बनाए, उनको काला बाजारी से नुकसान ना हो। इन चीजों पे ज्यादा ध्यान लगा के, और एम्बुलेंस जगह जगह लगा दी जाए। टेम्परेरी अस्पताल भी हर एक गाँव में एक बना सकते हैं, जिसमें 8-10 मरीजों का अकेले में रह के सिंपल दवाई दी जा सकती है। जो थोड़े से सीरियस होते हैं उनको कस्बों में या अस्पतालों में ले जाके उनका प्रॉपर अरेंजमेंट कराना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। टेस्टिंग भी गांव के अंदर प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन सैंपल लेंगे, वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, बहुत जरूरी बात बोली, कितना ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए जो भी मरीज बीमार है या सीरियस है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है, उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखें, उनकी ऑक्सीजन की चेकिंग करते रहें, और अगर ऑक्सीजन जरा सा भी लगे कम है तो उसको अस्पताल के अंदर रेफर करके वहाँ दवाई दिलाई जाए। शैलेंद्र जी, जिस तरह से इन्होंने एक बहुत ही जरूरी बात बोली कि टेस्टिंग बढ़ानी बहुत जरूरी है गांवों के अंदर, क्योंकि अगर आप समय पर पहचान नहीं करेंगे और अगर कोरोना के पेशेंट गांव में बहुत अधिक हो गए तो जो आसपास के सरकारी अस्पताल हैं वहां पर मारामारी की स्थिति हो जाएगी, और गांव का इंसान फिर नहीं समझता है। देखिए, वो फिर ना फिर पुलिस की सुनेगा, ना ही वो फिर आपकी सुनेगा, वो फिर किसी की नहीं सुनेगा। अगर उसको इलाज चाहिए तो फिर उसको इलाज चाहिए। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं या होने वाली हैं। आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और किस तरह का रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए आलोक जी, ऐसा है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हेल्थ जो है ना स्टेट का सब्जेक्ट है, और पहले राज्य सरकारों की मांग भी ये थी कि प्रबंधन का काम जो हमें सौंपा जाए, चाहे उसमें लॉकडाउन इम्पोज करना हो या फिर ट्रीटमेंट के हिसाब से, मतलब सारी तैयारियों का जो जिम्मा है वो राज्य सरकारों ने खुद इच्छा व्यक्त की थी। उसी के तहत जो है ये मोडस ऑपरेंडी जो है अपनाई गई इस बार। और उसके आगे अब आज जब विषय ये आता है, जैसे मैं वैक्सीन की बात करूं पहले जो है, तो ये बड़ी विडंबना है। जिस समय हमारे देश के अंदर 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये सर्वविदित है सारे मीडिया चैनल्स में कि किन लोगों ने जो है वो वैक्सीन पर सवाल खड़ा किया था। अब आज वही सब लोग कहते हैं कि नहीं जो है वैक्सीन जो है स्पीड बढ़ाइए। तो मैं कहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। चलिए उस बात को आप एक तरफ रखिए, अभी भी देर नहीं हुई है। चंद्रमोहन जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। जितने भी राष्ट्रीय दल हैं और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उन सारे दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने संबोधन में सारे कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करें कि सारे कार्यकर्ता सारे जो है देशवासियों से इस बात को कन्विंस करने की कोशिश करें कि वैक्सीन जो है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगवाइए। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। अब रहा प्रश्न इस बात का कि अब ओवर दी नाइट तो देखिए हमारे पास अभी प्रोजेक्ट में 2 कंपनियां थी जो वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड कर रही थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के फॉर्म में। उनकी जो पहले क्या था कि आज भी केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन है वो राज्यों को फ्री में ही दिया जा रहा है, लेकिन उसमें एक जो कैपिंग की गई है 50% की, उसका एक कारण है कि राज्य सरकारों को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि मतलब भाजपा केंद्र सरकार चूंकि भाजपा के द्वारा जो रूल्ड है, तो भाजपा ने ऐसा तो नहीं कहा कि अपने राज्य सरकारों को नहीं कि हम आपको 100% देने तो सारे राज्यों में देखिए, बहुत सारे तो ऐसे राज्य आपके भी हैं ना जहां पर आपके मुख्यमंत्री हैं। क्या वहां की राज्य सरकारें समझ रही हैं? बिल्कुल समझ रही है इस बात को जो। हाँ, और तो वहां पर कोरोना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये तो कभी कहा ही नहीं जा सकता कि कोरोना नहीं है।
उसमें क्या है कि 50% जो है प्रोक्योरमेंट राज्य सरकारों को देखना है और 50% जो है केंद्र सरकार के थ्रू राज्य सरकारों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है पैन इंडिया बेसिस पे पूरे देश में, और 50% जो प्रोक्योरमेंट है वो राज्य सरकार को देखना है। अब राज्य सरकारों को मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम राज्य सरकारें जो है एक म्यूचुअल समिति बना के जो कंपनीज है उनके साथ डायलॉग करिए। अभी कंपनियों ने जो है रेट कम भी किए हैं और आप उन पर वो करिए, हो सकता है और वो कम कर दें। और तमाम जो कुछ सरकारों के द्वारा ग्लोबल टेंडरिंग की भी तरफ जो दिशा में कदम बढ़ाया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें राजस्थान भी है ना, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने उस तरह प्रयास किया है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक भी जो रशिया बेस्ड है, उसको भी जो वेलकम किया गया है और उसकी शुरुआत जो है देश के अंदर डॉक्टर रेड्डीज लैब के थ्रू जो है हो गई है। हाँ। और जो प्रोजेक्ट में आपका कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमारे देश के अंदर ऑलरेडी 3 कंपनियां थी, उसमें से एक कंपनी जो विविकॉल है जिसका कि मेन बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में जिसका प्लांट है, तो उसको भी परमिशन वगैरह जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं वो क्लियर करके जो कि आपका पोलियो के लिए एक बड़ी मात्रा में वैक्सीन जो तैयार करती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा हर दिशा में सारे प्रयास, सारी परमिशन, सब कुछ देने की कोशिश की जा रही है। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, हमारे साथ शैलेंद्र दुबे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और डॉक्टर अनिल बंसल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट डीएमए हैं। तो आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, अब आपके पास हम एक बार आना चाहेंगे और यहाँ पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि तैयारी तो हमारी पूरी है, तमाम राज्य सरकारों ने भी यहाँ पर लापरवाही की है, इनका यह भी यहाँ पर कहना है कि अगर राज्य सरकारें सही समय पर सही एक्शन लेती तो शायद इस तरह की परिस्थितियां पैदा ही ना होती। तो जी देखिए, मेरे पीछे वक्तव्य में जब हम बात कर रहे थे तो मैं कोशिश कर रहा था कि आज की डिबेट ऐसी डिबेट हो जिसके अंदर अगर एक डॉक्टर बैठे हैं, 2 पॉलिटिकल व्यक्ति बैठे हैं तो एक सार्थक चीज है। लेकिन मजबूरी है कि जहां देश के अंदर राष्ट्रभक्ति देश के प्रति होनी चाहिए, आज भाजपा के नेता और प्रवक्ता पूरी तरह से सिर्फ वो भाजपा राष्ट्रभक्ति पे विलिप्त है, इसलिए मजबूरन होकर मुझे भी अपने देश की बात छोड़ के कांग्रेस विरुद्ध राजनीति की बात करनी पड़ेगी। तो मैं उसके लिए आज इस पैन से जोड़ता हूं कि इस आपदा के अंदर अफसर शैलेंद्र जी आप क्यों ले रहे हैं, वो बता दीजिए ना आप मेरे को। हाँ। कि 150 रुपए की मोदी सरकार को वैक्सीन मिलती है और आप 400 रुपए की प्रांतीय सरकार को दे देते हैं और 600 रुपए की हॉस्पिटल्स के पास पकड़ा देते हैं। और जिस चीज पे आप प्रश्न कर रहे थे, जो आपने प्रश्न करा था, उस प्रश्न के वक्तव्य के अंदर आपको शायद ये बात भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि जिस वैक्सीन को बनाने के लिए और जिस वैक्सीन के सिस्टम के लिए जिन 3 कंपनीज को आज आप आगे लेके आ रहे हैं, वो 3 कंपनीज भी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई हैं, जिसके अंदर कोवैक्सीन और वैक्सीन और अगर स्पुतनिक आएगी उसको देने की बात आती है। तो ये चीज कांग्रेस ने डेवलप करी, यूपीए सरकारों ने डेवलप करी, पुरानी सरकारों ने डेवलप करी। लेकिन 8 साल के अंदर अगर आपकी प्राथमिकता एडवर्टाइजमेंट और अपनी मोरल भक्ति की ना होती, देशभक्ति की होती, तो शायद कोरोना की आपदा के अंदर आया हुआ 1 साल के अंदर और हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ ना होता। देश की जनता कहते हैं कि विपक्ष गलत बोल रहा है, क्योंकि 8 साल दूसरे टर्म के अंदर भाजपा सरकार और मोदी के नेतृत्व में और योगी के नेतृत्व के अंदर प्रांत और देश के अंदर आदमी नहीं मरा, आपदा के अंदर लड़ने के साधन आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां 56 इंच की छाती और योगी का मुख्य प्रदेश उत्तर प्रदेश लाशों का ढेर, गंगा के अंदर चील कौवे कुत्ते खा रहे हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास अल्फाज नहीं है, तो टीवी के अंदर बैठ के भाजपा भक्ति करने से भाजपा के नेता हटते नहीं है। तो फिर गुस्सा भी आता है और दर्द भी होता है और एकदम ऐसा भी आता है कि अब करें क्या। लेकिन मजबूर हम हैं, क्योंकि आप लोग नहीं सुधर सकते। अगर आपसे हम निष्पक्षता से बात करें, इस पैनल में डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर ने भी आपसे बात करते समय वही बातें करी जो मैंने कही, क्योंकि आज पोजीशन स्पीच किया। आपको फिर याद आता कि किसी ने वैक्सीनेशन से क्या कहा, उसका कारण क्या था। अगर अभी आपने कुछ मुझसे कहा तो मैंने आपसे कुछ कहा, उससे भी उसका कारण यही था कि वैक्सीनेशन को जो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक की उपज थी, उसको आपने अपनी फोटो और अपनी छवि दिखाने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री ने जल्दी जाकर उसको ओपन करा और उसकी चीजों को नहीं किया। यही कारण तो है कि आधार पुणे वाला आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि आधार पुणे वाला को ना तो आपने पैसे दिए, जिस वैक्सीनेशन के ऑर्डर का सिस्टम बने थे उस वैक्सीनेशन को आपने बाहर भेज दिया और उसके बाद आपके नेताओं ने उस पर प्रेशर डाला, जिसको वो कह के गया कि मेरे पास यहाँ के बड़े बड़े लोगों का हैवी प्रेशर है और मेरी जान की हिफाजत नहीं है, इससे मैं बाहर भग गया हूं। तो आप सोए हुए थे
आज देश के ऊपर संकट वैक्सीनेशन का, और आप राजनीति फिर वापस करते हैं, फिर कहते हैं कि विपक्ष आपसे राजनीति नहीं। इनका ये भी कहना है कि अगर विपक्षी सामने आकर अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से अपील करें कि सभी जाके वैक्सीन लगवाएं, तो सभी जाके वैक्सीन लगवा पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन लोग जा ही नहीं रहे। देखिए आलोक जी, कहीं वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मैं अभी दिल्ली की बात बता रहा हूँ। मेरे को वैक्सीन लगाते हुए बहुत हो गई, और मैं भी अपनी वाइफ को लगाने के लगातार कई दिन से फटक कर रहा था। उसके बाद मुझे अपोलो हॉस्पिटल में जाकर 850 रुपए देके मिसेज को लगवानी पड़ी वैक्सीन, और उसके बाद के लिए भी मुझको कहीं भी एप्स में सेटिंग नहीं थी, कहीं पर भी एप्स में। आज 16 साल के बच्चा अगर ऐप में जाता है तो उसको कहीं जगह नहीं मिल रही, सारे स्लॉट बंद है। सिर्फ अगर स्लॉट बंद नहीं है तो 4 हफ्ते के टाइम को आपने बढ़ा के 16 हफ्ते क्यों कर दिया? जबकि ब्रिटेन के अंदर 16 हफ्ते के टाइम को 8 हफ्ते करा गया कि एक डोज के बाद दूसरी डोज जल्दी दे दी जाए, कि कहीं अगर वापस से त्रासदी आए तो उस वैक्सीन से बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। लेकिन आपके पास वो वैक्सीन है नहीं, आप उसका पीरियड बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स आपसे सहमत नहीं है, आप हर चीज अपने आप कर देते हैं और ब्लेम विपक्ष को देते हैं। विपक्ष का काम, जब आपने उम्र गुजार दी विपक्ष में बैठे बैठे, जहां आपके पास 2 सीट भी नहीं होती थी, हम आपको खैरात में देते थे। उस विपक्ष की आदत छोड़िए। हम विपक्ष में हैं, हम फिर भी देश की जनता का नतमस्तक करते हैं। कोई बात नहीं, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई रहेगा या नहीं रहेगा। आज देश की जान जरूरी है, आज सत्ता जरूरी नहीं है। उस सत्ता के अंदर आप और हमको मिलकर लड़ना है। अगर हमने कहीं कुछ कहा उसे आप भूलो, आपने हमें कहा हम भूलें, लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास कोई जवाब है, कोई तर्क है तो डॉक्टर साहब जी को समझा दीजिए और मुझे भी समझा दीजिए। शैलेंद्र जी समझाइए। मैंने पूरा जो है 5-7 मिनट का चंद्रमोहन जी का सारा संदर्भ सुना है। तो कहे बार बार रहे कि राजनीति नहीं कर रही, लेकिन कोई मौका चूकते नहीं है मेरे भाई। अभी मैंने जो प्रश्न खड़ा किया था, मैंने तो नाम भी नहीं लिए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है कि वैक्सीनेशन जब इम्प्लीमेंट होता है, जब वैक्सीन का जब अनाउंसमेंट होती है, तो नॉन टेक्निकल पर्सन है, डॉक्टर के अलावा किसी को भी क्या अधिकार है वैक्सीन पर प्रेसिडेंट खड़ा करने का? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, चाहे वो भाजपा का नेता हो, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो है अखिलेश यादव ने क्या नहीं कहा जो है कि वैक्सीन जो हम नहीं लगवाएंगे, भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने नहीं उसका प्रश्न खड़े किए? जो है बड़े दुख की बात है, मुझे ये कहना पड़ रहा है। जो है अब आज जब क्या नाम वैक्सीन जब अवेलेबल हो गई है, और वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद जो उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन करते हुए आज आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई लगाने में ये तथ्य सामने आता है कि 44 लाख वैक्सीन की डोजेज जो है हमारी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। टेक्निकल उसका रीजन क्या है? तो जो वाइल होता है, वाइल में जो 10 या 12 जो नंबर होते हैं, और उसको आधे घंटे में जो है उसको कंज्यूम करना होता है। डॉक्टर पैनल में वो इसको अच्छे से बता सकते हैं। जो चूंकि इनिशियली होता क्या है, देखिए ग्रामीण हमारे जो देश के लोग हैं, वो सबसे पहले जो फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, चाहे वो नेता लोग हों, या फिर जो है मतलब समाज के लोग हों, या बॉलीवुड के लोग हों, या क्रिकेट जगत के लोग हों। तो मैं ये कहता हूँ, किसी के भी द्वारा जिसको मेडिकल का कोई अनुभव नहीं है, उसको बोलने की क्या जरूरत थी इस तरह के स्टेटमेंट देने की, वैक्सीन पर पर्चिंग खड़ा करने की? अब वो कर भी लिया है। तो उसके बाद जो मैं तो अभी कह रहा हूँ ना, यदि इतने ही विपक्ष जो है इतना ही सजग है, तो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, मैं तमाम विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्षों से ये अपील करता हूँ कि अभी तुरंत पूरे देश को ये संबोधन करिए, सारे देशवासियों को कहिए कि आइए और वैक्सीन लगाइए। किसी तरह की उसमें पर्याप्त वैक्सीन है इतनी देश के पास? मैं कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, अब प्रश्न वही खड़ा हो जाता है जो है कि वैक्सीन कौन बनाता है? कंपनियां बना रही है ना। और जो ये प्राइसिंग की बात की गई, प्राइसिंग चंद्रमोहन जी आऊंगा आपके पास, एक सेकंड सुनिए, जो प्राइसिंग की बात कही, मैं इसको कैनर्जी को आपको समझा देता हूँ। आधार पूनावाला ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि पहले क्या था, पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो उनको एडवांस फंडिंग दी गई, जिसमें जो है वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए उन्होंने एक रेट तय किया 600 रुपए पर वैक्सीन का, पर डोज का, और उसके हिसाब से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड किया गया। और 16 जनवरी से वो प्रक्रिया चालू हुई 2 फेजेज में, पहले सीनियर सिटीजन को, उसके बाद 45 से दूसरा जो स्लॉट जो चालू हुआ। उसके बाद जो है जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तब जब ये दोबारा ये संक्रमण के इतने केसेस आते हैं, तो अभी दोबारा फिर उन्होंने, देखिए कोई भी कंपनी है, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी कंपनी नुकसान में काम करती है जो है। और जिस तरह की ये बात की जा रही है, क्या हम दबाव बना के किसी को बात कर सकते हैं कि मतलब वो उत्पादन कर ले? उनकी भी एक अपनी क्षमताएं हैं। तो उनको लेकर जो है केंद्र सरकार के साथ उन्होंने कहा कि भाई जो आपके साथ जो हमारा जो करार था, उसमें हमने जो 50% तक हम उसको ये दे सकते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने क्लियर किया कि 50%
कोई भी देखिए कोई भी बीमारी आप ले लीजिए जो किसी भी बीमारी का हमेशा एक रेट नहीं होता जो, और सबकी आर्थिक स्थिति देश में एक जैसी नहीं है जो। क्या मुकेश अंबानी जो फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहेंगे जो? क्या सुनील भारती मित्तल फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहेंगे क्या जो? तो फ्री में वैक्सीन का जो पहला अधिकार है वो उन लोगों का है जो आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था है। बराबर केंद्र सरकार जो फ्री में उसको जो प्रोवाइड भी करा रही जो, और 50% का जो स्लॉट है उसमें तमाम राज्य सरकारें अगर इतनी सजग है तो उनके लिए ग्लोबल टेंडर है और जो तमाम चीजें हैं, बजाय उससे उस पर आगे बढ़िए ना जो, बजाय उससे जो वो बढ़ तो कहीं नहीं रहे तमाम। जब एकदम प्रयास अभी जैसे ऑक्सीजन का ले लो, जो ऑक्सीजन के लिए जब तमाम सवाल खड़े किए गए दिल्ली सरकार के द्वारा ही जो खड़े किए गए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केंद्र सरकार ने कहा कि आप जो ऑडिट करा दीजिए ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो ऑडिट के लिए तैयार होता है 2 दिन में मतलब दिल्ली सरकार कहती है नहीं जी ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है और अब हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब लोग जो है कहेंगे कुछ करेंगे कुछ जो है, जब इस तरह का है तो सरकार को तो दोनों चीजें देखनी है जो। तो ऐसे उसमें जो है हमारी तो सबसे यही अपील है, सब लोगों से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है आप जो है जुड़िए वैक्सीनेशन अभियान से, टेस्टिंग कराइए और तमाम जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं जो कि आपके जो माइल्ड सिम्टम्स को जो सपोर्ट करते हैं उन सबको हर चीज को अपनाने की आवश्यकता है जो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज से जो है बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाएगी जो। माइल्ड सिम्टम्स है वो आपके सोशल डिस्टेंसिंग से, हाइजीन से, मास्क लगाने से जो, तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आपका सिविक सेंस का है। उसका लॉजिकल सबमिशन मैं देता हूँ आपको। आप देश में जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें 84% अगर मैं पैन इंडिया बेसिस अगर आकलन करूँ तो 84% का रिकवरी रेट है। वो क्यों है? वो कहीं ना कहीं वो सीधा उसका संबंध जो है प्राइमरी तौर पर जिसमें मैक्सिमम जो हिस्सा है वो आपके सिविक सेंस का है जो। तो सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद सरकारों की तरफ जो है कि सरकारों से जो आपको जो चाहिए उसके लिए आवाज उठाइए, जहां कमी है उस पर बात करिए, एक जनरल सेंटेंस की नहीं। कमियों की आपने बात की, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, सुनियोजित तरीके से सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन अब सवाल यहीं पर तो गंभीर हुआ कि जब आपको पता था कि कोरोना शहरों में अपना लगातार कहर बरपा रहा है, क्यों आखिर इतनी देर कर दी गई लॉकडाउन लगाने में कि गांवों तक कोरोना पहुंच गया? क्यों प्रवासियों को गांवों तक पहुंचने दिया गया, ये जानते हुए कि हमारे सरकारी अस्पताल अभी उतने मजबूत नहीं है, वो लोग निपट नहीं सकते कोरोना से ठीक थे, शिक्षित डॉक्टर भी नहीं है वहां पर इतने। आलोक जी मैं वही कह रहा हूँ, तमाम जो खासकर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दूं, पिछले कार्यकाल में 2020 में तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ये मांग की गई थी कि लॉकडाउन का अधिकार हमें दिया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं। हमें तय करने की जो छूट दी जाए कि हमें लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। और इस 2021 में दिल्ली ऐसा पहला प्रदेश था जिसने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश था जिसने लॉकडाउन की घोषणा की। तो होता क्या है कि देखिए, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि नहीं जो है आपको जब अधिकार दिए हैं तो अधिकार देने के साथ साथ जो है जो पलायन तो जो वाला लोग जाना चाह रहे हैं आप उनको कन्विंस करिए कि ऐसे समय में आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप वहां पर रहिए जहां पर जो है आपको संसाधन ज्यादा है तुलनात्मक जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो, क्योंकि शहर चाहे रायपुर हो या दिल्ली हो या बम्बई हो या अहमदाबाद कोई भी शहर हो, बिल्कुल तो शहर में ज्यादा सुविधा है। और जहां तक अगर कोई ये कहता है कि नहीं जो है मुझे कुछ संसाधन कम पड़ रहे हैं खाने पीने की चीजें, तो मेरे ख्याल से तमाम सरकारें उसमें हेल्प भी कर रही है जो। तो बजाय इसके जो क्या सरकारों के द्वारा जो पलायन को रोका गया, नहीं रोका गया जो, इसकी वजह से ये चीज जो बढ़ती हुई दिखाई दी जो। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश बंसल हमारे साथ हैं। डॉक्टर नरेश, जिस तरह से यहाँ पर अब देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें लगभग सही सी लगती हैं इस वक्त, क्योंकि एक समस्या गिना रहे हैं तो एक अपने समाधान, एक यहां पर ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और एक लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये चीजें हम कर रहे हैं, हमारी भी एक सीमा है। आपको क्या लगता है कि सरकार को गांव के स्तर पर यहां पर कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि गांव में ठीक है अब जितना संक्रमण पहुंच गया, अब ऐसा कौन सा कदम हो सकता है कि गांव में जहां पर संक्रमण का स्तर है वहीं पर उसको रोक दिया जाए और उसके ग्राफ को धीरे धीरे नीचे लाया जाए? देखिए, आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो कोरोना का संक्रमण है ये गुब्बारा से जो फूट चुका है, अब इसको जो हो चुका है उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सब इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने सोचा कि कोरोना से हम जीत गए हैं और जनवरी फरवरी मार्च में अप्रैल में हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, जबकि मेडिकल WHO के अकॉर्डिंगली जो प्रिकॉशन थी वो हमें मेंटेन करनी थी। नवंबर दिसंबर में इंग्लैंड में अमेरिका में केसेस बढ़ रहे थे, हमने उससे शिक्षा नहीं ली। अमेरिका में भी जब केस बिगड़े तो वहां भी सरकार की हालत खराब हो गई थी। हमारे देश की पॉपुलेशन संसार में सबसे ज्यादा है और यहाँ सबसे कम स्पेस है,
ऐसे में जब हमने प्रोटोकॉल तोड़े तो ये महामारी ऐसी फैली है कि हमारी तैयारी नहीं थी। हमें जो तैयारियां करनी थी वो नहीं है। हमारा हेल्थ बजट 1% के करीब है जीडीपी का, जबकि WHO के अकॉर्डिंगली ये 10% मिनिमम होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाए। 2010 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैं भी गया था IMA की तरफ से। उसमें ये कहा गया था पूरे इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी से कि गांव के लोगों के लिए कोई सिस्टम नहीं है, उसके लिए इम्प्रूव करना चाहिए। गांव के लोग बड़ी मुश्किल से इलाज करा पाते हैं। सरकार को आगे बढ़ के वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स बनाने चाहिए, सेंटर बनाने चाहिए, जिससे लोगों को सर्विस दी जाए। 11 साल हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। अब जो सडनली इस तरह की चीज आ गई है, तो इसमें भी अब एक दूसरे को ब्लेम देने के, अब ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैक्सीन भी क्या है, वैक्सीन पूरे लगने में 8 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, तब तक तो लोग मरते रहेंगे। और एक व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया तो हम 4 महीने तक वैसे भी वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो इसलिए आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि वैक्सीन चले, उस पर इतना जोर लगा के डिस्कशन ना हो। जिसकी वैक्सीन है वो लगाएं, जिसको मौका लगे वो लगाए। लेकिन उसके बीच में जो लोगों को कोरोना हो रहा है, जैसे लॉकडाउन लगाया तो हमने उसकी चेन तोड़ी, जहाँ बिस्तर नहीं है वहाँ बिस्तर बनाए जाए। जैसे दिल्ली में रामलीला मैदान में 500 बेड का अस्पताल बनाया, ऐसे हर एक गाँव में 50 बेड का, 25 बेड का एक छोटा सा मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया जाए। लोगों को कोई घबराए नहीं, 90% केस अपने आप ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों में तबीयत ज्यादा खराब हो तो वहाँ अरेंजमेंट बना के लोगों को ट्रीटमेंट दें। वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो और भीड़ भाड़ ना हो, तो सब मिलके काम करेंगे तो इसमें आगे हम चल सकते हैं। वरना आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल होगा। किसी के घर से दिल्ली में डॉक्टरों की डेथ हो गई है, इंजेक्शन लगाने के बाद भी कई सीनियर डॉक्टरों की डेथ हो गई है। तो इंजेक्शन के साथ साथ ट्रीटमेंट पे आज की तारीख में हमें जोर देना चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर एक ये भी जरूरी सवाल है कि गांव के लोगों को ये लगता है कि जैसे उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, वो वैसे ही खेतों में जाकर अपना काम करने लग जाते हैं, जो उनका सामान्य रूटीन है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गांव के लोगों का जो काम होता है वो बहुत ही हैवी वर्क में आता है, कि जैसे खुदाई का काम हो गया या मान लीजिए खेतों में हो गया, तो वो बहुत ही हैवी वर्क करते हैं। क्या उनको कोरोना से ठीक होने के बाद तुरंत इस तरह का काम करना शुरू कर देना चाहिए, या उनको कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक अपने आप को घर में रखना चाहिए, अपने आप को लगातार मॉनिटर करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो कोरोना है इसका जो लाइफ टाइम है 15 दिन 16 दिन होता है। पहले 4-5 दिन में खांसी जुकाम बुखार या बिना सिम्टम के भी होंगे। अगले 5 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं, जब बुखार उतर जाता है लोगों को लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन वो वायरस लंग्स में चला जाता है और धीरे धीरे वहाँ फैल के लंग्स की एक्टिविटी को बंद करता है। ऐसे में ऑक्सीजन कम होती है, और अगर ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट ना दिया जाए, बाकी ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो मरीज को ICU में जाना पड़ता है या उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा, 14 दिन के बाद भी अगर वो ठीक भी हो गया है तो उसको अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बचाना है। अगर वो काम पे फौरन चला जाएगा तो उसके जो मिलने वाले हैं उनको भी बीमारी हो सकती है, उसके बाद हो सकता है कि और आगे ज्यादा बढ़ जाए। तो हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, रूटीन में अपना लाइफ को स्मूथली करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी जाएं मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, और बड़ी भीड़ की गैदरिंग में ना जाएं। अगर बड़ी भीड़ की गैदरिंग में जाएंगे तो फिर वो सबको फैलेगा और फिर तेजी से एक के बाद एक बढ़ के लोगों को बहुत नुकसान करेगा। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, जब शैलेंद्र जी अपनी यहाँ पर बात रख रहे थे तब आप किसी बात से सहमत नहीं थे, आप अपनी बात को यहाँ पर पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं शैलेंद्र जी की बात से इसमें सहमत नहीं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो मोदी जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेट्रिक में जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, और जब मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, तब वो बंगाल के इलेक्शन में गृह मंत्री जी और मोदी जी खुले मास्क के जा रहे थे। अब दो प्रश्न मैंने कहा आपके सामने देश की जनता की तरफ करके, कि जब एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोरल है, जो ये कहते हैं कि मैं बोलता हूं ऐसे ऐसा हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो फिर जो फोटो खिंचवा रहे थे, तो वैक्सीन जब वो लेके आ रहे थे तो उस वैक्सीन के अंदर अगर उसी समय डॉक्टर और साइंटिस्ट को ले आते, और डॉक्टर और साइंटिस्ट उसकी स्कूटी को और उसकी प्रामाणिकता को डिक्लेयर कर देते, तो शायद किसी को प्रश्न उठाने की जरूरत ना होती, पहली बात। दूसरी, जिस 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी के अंदर अगर जो आप मास्क पहन के जब आप मीटिंग करते हो, इंटरनेट की मीटिंग करके दिखाते हो और ओपन में जाके मास्क उतार देते हो,
तो आप क्या मोरल दे रहे हो देश की उस जनता को, जो जनता आपकी तरफ देख रही है, जो जनता ये मान रही है कि देश के प्रधानमंत्री जैसा कर रहे हैं मैंने वैसा करना है। ये तो हो गया मोरल सवाल छोटा। दूसरा सवाल ये आता है मेरा आपसे कि 30 अप्रैल को स्पुतनिक की पहली वैक्सीन की लॉट आ गया था आपके पास, और 17 मई को आप क्यों लगाएंगे, इसका जवाब दे दीजिए मेरे को। उसके बाद WHO में मोदी सरकार कहती है कि पेटेंट हटाओ, हमें वैक्सीन चाहिए, ये WHO में आप कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कानून प्रवान होने के बावजूद पेटेंट नहीं हटाएंगे, ये सरकार कहती है। तो एक ही देश एक ही नीति, एक देश एक विधान, आपकी नीतियां बदल जाती हैं। और एक कमजोर विद्यार्थी की तरह आप जब एग्जाम में फेल होने लगते हैं तो आप अगले वाले सीट पे बैठे हुए विद्यार्थी का नाम लेके टीचर को बोलते हैं, टीचर कौन है, देश की जनता, कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा था, इससे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखना चाहा, लिख नहीं पाया, फेल हो गया। फेल तो आप होते हैं, नाम विपक्ष का लगा देते हैं। अरे आज आपके पास कलम भी है, आज के पास क्वेश्चन का आंसर देने की ताकत भी है और शक्ति भी है, जिसपे आपने लिखना है, और आपने उस नेतृत्व के लिए देश का विश्वास भी जीता है। मतलब आपका कहना है कि वैक्सीन को लेकर जो भी संकट पैदा हुआ उसमें भी सरकार फेल हुई, और जो गांव में अब कोरोना धीरे धीरे फैल रहा है वो भी सरकार का फेल्योर है। आलोक जी, सरकार फेल हुई है, देश का सिस्टम फेल नहीं हुआ है। अगर सिस्टम फेल होता तो डॉक्टर जो यूपी के अंदर 15 रिजाइन देके वापस आए हैं वो कभी वापस ना आते। उनकी मंशा है देश की सेवा करने के लिए, लेकिन सरकार फेल है, वो इक्विपमेंट्स और साधन नहीं दे रही हमारे देश के डॉक्टरों को, इसलिए डॉक्टर नर्वस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब कब बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने बार बार 3-4 बातें बोली कि आपको वैक्सीन देनी चाहिए, ऑक्सीजन देनी चाहिए, वेंटिलेटर देनी चाहिए। आपके पीएम केयर फंड से जितने भी आपने वेंटिलेटर भेजे, उन वेंटिलेटर की पोजीशन देखिए आपने यूपी के अंदर क्या है। और आज ही की बात है, आप ही के एक विधायक हैं जो अपने घर में बिठा के अपने चहेतों को वैक्सीन लगा रहे हैं। ये पारदर्शिता है आपकी सरकार में रहते हुए। मतलब आपके विधायक अपने घर में, विधायक सांसद घर में बैठ के अपने लोगों को बुला के वहां बैठ के वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, और सुबह की जनता, देश की जनता नेट में बैठ के और गली गली धक्के खा रही है। ये स्पष्ट है, और फिर आप ब्लेम विपक्ष पे लगाते हैं। शैलेंद्र जी, देखिए ऐसा है, जो प्रश्न खड़े किए गए हैं हमारे साथी के द्वारा जो है उन प्रश्नों में गंभीरता देती नहीं है, और मैंने क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों का जवाब दिया है। और जैसे कीमत की बात की गई थी, कीमत का मैं पहले ही बता चुका हूँ। कीमत का अधिकार जो उस कंपनी को होता है, ना कि सरकार के पास है। सरकार जो है किसी को, प्राइवेट प्लेयर को बाध्य नहीं कर सकती। अगर आप बाध्य करेंगे तो उसके बाद जो है, अगर मान लीजिए वो नहीं बनाते हैं, ऐसी स्थिति में आप उनका प्रश्न यही तो है, उनका प्रश्न यही तो है कि आखिर केंद्र सरकार को फिर 150 रुपए में फिर क्यों दी जा रही थी। अरे मैं कह तो रहा हूँ ना, ये तो आजाद पूनावाला ने जो स्वयं स्वीकार किया है कि हमें तब एक एडवांस क्या नाम जो है फंडिंग दी गई। एडवांस फंडिंग के साथ साथ जो है हमारा जो कमिटमेंट था फॉर अ वाइल था। अब उस प्राइवेट प्लेयर को ये देखना है कि भाई जो है उसको भी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाना है कि नहीं चलाना है। क्या हम बात कर सकते हैं, मान लीजिए जो नहीं, आप भी एक प्राइवेट संस्थान है, मतलब जो है कल को जो हम आपको बात कर सकते हैं क्या, सरकार बात कर सकती है क्या, आपको नहीं कर सकती जो। तो उनको उनके भी हितों को देखना है। तो उसमें उन्होंने कैपिंग को 50%, ठीक है हम आपको उस रेट पे देंगे, 50% जो है हमें प्राइवेट प्लेयर एक रेट जो है ओपन अप किया, उसको उसके तहत आप खरीदिए। और मैं ये कहता हूँ जो तमाम क्या नाम जो ये लोग जो है सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे बैठे, सारा जो काम जो है जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे डालना चाहते हैं जो। अरे आपके पास जो है कुछ जब काम करने का समय आए तो आप खरीदिए ना, सरकारों के पास पैसा है ना, राज्य सरकार के पास जो है आप खरीदिए। जो किसने मना किया आपको, जो है आप खरीदिए और लगवाइए लोगों को वैक्सीन जो। अच्छा चलिए ठीक है, वैक्सीनेशन तो अपनी जगह पर है ही। शैलेंद्र जी, गांव में जिस तरह से ये कोरोना फैल रहा है, आप उसको समय पर रोक पाएंगे, या अभी इस चीज का इंतजार किया जाएगा जैसे लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, कि जब संकट ज्यादा गहराया जाएगा तब हम देखेंगे कि गांव के हिसाब से हमको किस तरह की रणनीति बनानी है। देखिए ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही आपको कह दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो गाँव की जो 3T फॉर्मूला है, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, उस प्रोसेस को WHO ने जो है अप्रिशिएट किया है जो कि जिस तरह से जो है ट्रेसिंग कर रही है यूपी सरकार। लगभग 25 करोड़ की जो जनसंख्या, जो कि ऑलमोस्ट जो है आपके पाकिस्तान के बराबर हो जाती है जनसंख्या के मामले में, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेसिंग कर रही है। उसके बाद फिर जो जहाँ टेस्टिंग की जरूरत है, टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसके बाद जो फिर जो है ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। तो उसकी तो WHO ने सराहना की हुई है। और तमाम जो है जिस तरह का जो टेस्टिंग का जो रिपोर्ट आ रहे हैं, लगातार केसेस कम हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, जो हमें लड़ना है। और चूंकि इन्होंने बात की थी सबसे कि विद्यार्थी के लिए, कि विद्यार्थी जो है मेहनत नहीं कर रहा, जो तो मैं बता दूं
कि इस भारत रूपी विद्यार्थी ने और इस सरकार ने क्या काम किया है। टेस्टिंग के मामले में यूएसए के बाद जो है इंडिया दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में, जो है लगभग 32 करोड़ टेस्टिंग की गई है, इंडिया ने लगभग 32 करोड़ जो है। ठीक। और रिकवरी रेट भी 84% से ज्यादा है। तो ये सारे आंकड़े क्या है, विद्यार्थी के द्वारा किए गए सार्थक प्रयास को ही प्रदर्शित करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये प्रयास जो है काफी नहीं है, हमें और करने की आवश्यकता है। तमाम राज्य सरकारों को करने की आवश्यकता है। और राज्य सरकारों ने जो है तमाम अपने लिए छूट मांगी थी, उसी के तहत मतलब उसको मोडलिटी के तहत उनको अधिकार दिए गए। तो अब समय केंद्र सरकार की तरफ मुंह देखने का नहीं है। ठीक है चंद्रमोहन जी, छोटा सा उत्तर दीजिएगा बस, छोटा सा उत्तर। और क्या नाम जो काम करिए। ठीक है, बोलिए। आलोक जी, देश सुन रहा है आपके चैनल से, आपका एक चैनल बहुत बड़ी आवाज है देश के लिए। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि मेरे भाई सुरेंद्र जी भूल गए कि इसी देश में भाजपा ने ये कहा था कि वैक्सीन के अंदर भारत सबसे बड़ा उत्पादक वो है, और हमने इतनी वैक्सीन बना ली है कि हमारे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बड़ी दुर्भाग्य है कि आज देश के अंदर सारी वैक्सीन 6.5 करोड़ आपने बाहर भेज दी और देश के नागरिक को वैक्सीन नहीं मिल रही, पहला। अब दूसरी बात में क्वेश्चन कहां खड़ा हो जाता है कि आप कितने लाचार हैं कि आप अपनी लाचारी के अंदर उस व्यवस्था को नहीं बता पा रहे जिस व्यवस्था के लिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आप फिर घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते हैं जिसकी आपके पास जरूरत नहीं है प्रश्नों को देने के लिए। मेरे भाई, आज जिस विषय है, आज विषय यह है कि इस आपदा के अंदर हम अभी जो लोग बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो इसमें पीड़ित हो गए हैं वो बोल भी नहीं पा रहे, और जिसके परिवार पीड़ित है उनकी आवाजें हमारे तक नहीं आ रही हैं। तो उसको समझना पड़ेगा हमारे को। हमें अपना तुम्हारा छोड़ना है, अपना तुम्हारा छोड़ के देश की सोचना है। और देश की सोचने का मतलब यह है कि आप और मिल के काम करें। वो काम देश का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा, वो काम राहुल गांधी का होगा, वो देश के हर नागरिक का होगा। ठीक है चंद्रमोहन, आपकी नीति और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने एक दूसरे के प्रश्नों का बिल्कुल सटीक जवाब दिया। हालांकि यहां पर प्रश्न कुछ गंभीर भी खड़े किए गए, कुछ प्रश्नों के उत्तर आज मिले भी नहीं, क्योंकि गांवों को लेकर किस तरह का रोडमैप होना चाहिए ये तमाम राज्य सरकारों के पास अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सभी की मानसिकता यही थी कि गांव अभी भी कोरोना से अछूते हैं, गांव में अगर कोई पहुंच गया है तो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आज प्राइम न्यूज ने आपके सामने रखे, ये एक बड़ा संकेत है। ये संकेत इस बात का है कि जिस गांव में पहुंचकर, जिस गांव की दहलीज को पार करके आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, अब वो गांव सुरक्षित नहीं है। कोरोना ने अपनी दस्तक वहां पर दी है और बहुत ही भयावह तरीके से दी है। तो जरूरत है सरकार को भी एक नए रोड मैप की, और साथ ही ग्रामीणों को भी समझने की जरूरत है कि अब कोरोना को खांसी जुकाम की सामान्य बीमारी समझने की भूल मत कीजिए। किसी भी तरह का लक्षण अगर आपको दिखाई देता है, तुरंत अपने पास के सरकारी अस्पताल में जाइए और किसी कुशल डॉक्टर से परामर्श लीजिए, अपनी जांच कराइए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।